हम लोग जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत पर डिस्कस करते हैं। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत से जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, इसके प्रतिपादक कौन है। तो हम लोग पिछले क्लास में खूब अच्छे से जान गए थे। टर्गो जो फ्रांस के रहने वाले हैं, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री हैं और 18वीं शताब्दी में जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत दिए थे। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी बातें आ गई। पहला टर्गो दिए थे, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इस सिद्धांत के विकास में रिकार्डो का भी रोल है और लेस्ली का भी रोल है। तो 3 अर्थशास्त्रियों का नाम आ गया। कौन कौन? रिकार्डो, लेस्ली और टर्गो। ठीक है, लेकिन पहला नाम आता है टर्गो। इसे मजदूरी निर्धारण का लॉ नियम भी कहते हैं। मजदूरी निर्धारण का लॉ नियम कौन सा सिद्धांत को कहते हैं? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत को कहते हैं। दूसरा जो सवाल यहाँ से है कि मजदूरी का प्राकृतिक नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो किन किन नामों से ये जाना गया? मजदूरी का प्राकृतिक नियम, मजदूरी का लॉ नियम और जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। ठीक है, और माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर ही आधारित है। कौन? ये जीवन निर्वाह सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न आता है, हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे। पहले आप बताइए कि माल्थस कहाँ के रहने वाले थे? माल्थस इंग्लैंड के रहने वाले थे। माल्थस रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के पादरी थे, जानते हैं आप। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है, ये आगमन विधि पर आधारित है, निगमन विधि पर आधारित है, दोनों पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। आगमन विधि आधारित। ठीक है, चलिए, जब बात आगमन और निगमन की हो गई तो यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए। बताइए, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे नियम आगमन विधि पर आधारित हैं, बहुत सारे नियम निगमन विधि पर आधारित हैं, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत आगमन पर आधारित है, कौन सा सिद्धांत निगमन पर आधारित है। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस पर आधारित है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आगमन पर, निगमन विधि पर आधारित है। निगमन में क्या होता था गीता जी? निगमन में है कि सामान्य सत्य से लेकर विशिष्ट सत्य की ओर हम लोग बढ़ते थे। किसमें? निगमन में। यहाँ आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आगमन प्रणाली में क्या होता था? आंकड़ों की जरूरत, उसमें विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर बढ़ते थे। इसे सांख्यिकीय विधि भी कहते हैं। किसको? आगमन। यहाँ कोई नियम बनाने के लिए क्या करना होता है? आंकड़े की जरूरत होती है, आंकड़े का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए, मजदूरी निर्धारण का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? जीवन निर्वाह सिद्धांत। इसे मजदूरी का प्राकृतिक नियम भी कहते हैं, इसे मजदूरी का लॉ सिद्धांत कहते हैं। टर्गो ने दिया था, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, 18वीं शताब्दी में दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 नाम और देखे थे, रिकार्डो और लेस्ली का। बोलिए, पूरी तरह से बात याद हो गया कि नहीं? फिर हम लोग देखे कि ये किस पर आधारित था। तो ये आधारित था माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर। फिर यहाँ चर्चा हुई कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आगमन प्रणाली पर आधारित है कि निगमन प्रणाली पर? तो गलत, आगमन प्रणाली। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आगमन प्रणाली। क्लियर? माल्थस कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ता है, उससे कम अनुपात में खाद्यान्नों की पूर्ति होती है। ये था कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है? तो जनसंख्या में वृद्धि होगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे जनसंख्या बढ़ रहा है, और खाद्यान्नों की पूर्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित था। देखिए, कोई भी नियम जब आप पढ़िए तो उसके अजम्पशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि अजम्पशन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत जो है, इसकी 2 प्रमुख मान्यताएं हैं। ठीक है, मान्यता एकदम सुनने के लिए तैयार रहिए। पहला मान्यता तो यह है कि जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, जनसंख्या तेजी से बढ़ता है। माल्थस महोदय भी यही बात बोले थे, जनसंख्या तेजी से बढ़ता है, और
क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दो मुख्य मान्यताएं हैं किसकी? जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत की। पहला मान्यता क्या था? जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा और क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का 3 अवस्था, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम की बात करता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का ही दूसरा नाम है लागत वृद्धि नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम का ही दूसरा नाम क्या है? लागत वृद्धि नियम। तो जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत की 2 मान्यताएं। बोलिए, पहला जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ेगा और क्रम और उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है या लागत वृद्धि नियम लागू होता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब अगला बात समझिए, यहीं से अपने सिद्धांत की शुरुआत टर्बो ने किया। जैसे 2 बातें बताया कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा और उत्पत्ति ह्रास नियम भी लागू हो जाएगा। 2 बात बताया, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा भी और उत्पत्ति ह्रास नियम भी लागू होगा। अब एक बात बताइए, जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगा, और जब श्रम की पूर्ति श्रम के मांग से ज्यादा हो जाए, जितना लेबर का मांग हो रहा है उससे ज्यादा श्रमिकों की पूर्ति हो जाएगा, तो वेज रेट बढ़ेगा कि वेज रेट घटेगा? वेज रेट घटेगा। क्लियर है? जब श्रमिकों की पूर्ति, जनसंख्या बहुत तेजी से जब बढ़ेगा तो जनसंख्या के बढ़ने से श्रम की पूर्ति बढ़ेगा, श्रम की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा? वेज रेट घटेगा। क्लियर? अब टर्बो एक बात बताए, टर्बो का कहना था कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने से महंगाई भी तो बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है कि नहीं? महंगाई बढ़ेगा और वेज रेट यहाँ घट गया, वेज रेट घट गया। वेज रेट के घटने से क्या होगा? हम लोग एक बात जानते हैं, मजदूरी 2 तरह का होता है। एक मौद्रिक मजदूरी, और दूसरा वास्तविक मजदूरी। एकदम समझ पा रहे हैं कि नहीं? मजदूरी 2 तरह का, मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। अभी तक टर्बो महोदय ने क्या क्या बताया? जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। हम लोग 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। नहीं, 18वीं शताब्दी में टर्बो ने सिद्धांत दिया था, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत देश और काल दोनों से प्रभावित होता है। किस देश का नियम है, किस देश से वो नियम आया, और किस टाइम पीरियड का वो नियम है। ठीक है, जैसे आज के संदर्भ में बहुत हद तक हम लोग उत्पत्ति ह्रास नियम को रोक लिए हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के कारण आज उत्पत्ति ह्रास नियम जो है सो रुकी हुई है। नहीं, उत्पत्ति ह्रास नियम को बहुत हद तक हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति ह्रास नियम को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। आज एग्जाम्पल है कि हरियाणा और पंजाब में जब हरित क्रांति हुई थी तो जो खेत वहां सोना उगलता था, जहां बहुत पैदावार होता था, आज देखिए उन्हीं खेतों की स्थिति बंजर होती है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम आज नहीं, 20 साल बाद ही आएगा, लेकिन वो कंडीशन आएगा। ठीक है, इसलिए टर्बो ने कहा जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। अब लॉजिक दिया टर्बो ने, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, और श्रम की पूर्ति बढ़ेगा, मांग, श्रमिकों की मांग की तुलना में श्रमिकों की पूर्ति जब बढ़ जाएगा तो वेज रेट भी घट जाएगा। क्लियर? ये चर्चा किया टर्बो ने कि जीवन निर्वाह मजदूरी हमेशा स्थिर रहती है। श्रमिकों को कितनी मजदूरी मिलेगा? तो टर्बो महोदय ने कहा कि जीवन निर्वाह करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए मजदूरी मिलेगा। मतलब यह है कि श्रमिकों के पास उन दिनों मोल भाव करने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, हम लोग बात 18वीं शताब्दी की कर रहे हैं। उन दिनों श्रमिकों के पास मोल भाव करने का कोई क्षमता नहीं था, कोई लेबर यूनियन नहीं था, और श्रमिकों को उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख करके भी वेज नहीं तय होता था। क्लियर है? एक जीवन निर्वाह करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए ये वो वेज रेट तय रहता था।
ठीक है, उस वेज रेट से ज्यादा मजदूरी श्रमिकों को नहीं मिलता था। मतलब बताया कि जीवन निर्वाह मजदूरी जो है वो फिक्स रहता है इस तरह से, ठीक है, वेज रेट। इस वेज रेट को क्या कहा? जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी। एक्स एक्सिस में श्रमिकों की संख्या है, श्रमिकों की मात्रा है, वाई एक्सिस में वेज रेट। और एक बात बताया कि श्रम का मांग वक्र इस तरह का होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। श्रमिकों की मांग में चाहे जितना वृद्धि हो जाए, श्रमिक के मांग में चाहे जो भी वृद्धि हो जाए, जो निर्वाह मजदूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे श्रमिकों का मांग वक्र D1 हो जाए, D2 हो जाए, श्रमिकों के वेज रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ समझिएगा लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था कि मान लीजिए श्रमिकों का निर्वाह मजदूरी बढ़ जाए, ठीक है, श्रमिकों का निर्वाह मजदूरी बढ़ जाए। अगर निर्वाह मजदूरी बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगेगी। श्रमिक शादी करेगा, ठीक है, जैसे वो फ्रांस में तरगो ने जो देखा था वो बातें तरगो कह रहा है। तरगो का कहना था कि मान लीजिए निर्वाह मजदूरी श्रमिकों की बढ़ती है, तो उस सिचुएशन में मजदूर क्या करता है? शादियां करने लगता है। जब शादी होगा तो बच्चे भी होंगे, ठीक है, जब श्रमिकों के बच्चे होने लगेंगे, निर्वाह मजदूरी बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर से क्या हुआ? श्रम की पूर्ति बढ़ गई। नहीं, वेज रेट बढ़ा, निर्वाह मजदूरी बढ़ा तो श्रमिक शादी करने लगे, श्रमिकों के बच्चे बढ़ने लगे, बच्चों की संख्या बढ़ गई, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गई, और श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगा तो पुनः जो निर्वाह मजदूरी है जो बढ़ गया था वो फिर से घट जाएगा। क्लियर है? वो बताया कि जनसंख्या बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ जाने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गया, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से श्रमिकों का जो निर्वाह मजदूरी है वो घट जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन तरगो, एक दूसरा सिचुएशन तरगो कहा कि सोचिए दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि निर्वाह श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गई, श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ने के कारण श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गई, ठीक है, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से ये होगा कि वेज रेट घटेगा, निर्वाह मजदूरी घटेगा, और मजदूरी के घट जाने से श्रमिकों का जीवन स्तर और खराब हो जाएगा। नहीं, एक तरफ क्या हो गया था कि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाने के कारण कीमतें बढ़ गई। नहीं, जनसंख्या बढ़ता है तो कीमत स्तर भी बढ़ता है, कीमत स्तर बढ़ गया, वेज रेट घट गया। बताइए, एक तरफ कीमत बढ़ रहा है और मजदूरी भी घट रहा है, दोनों के बीच में बेचारा मजदूर पिसाएगा कि नहीं पिसाएगा? नहीं, दो स्थितियां हो रहा है। क्या स्थिति हो रहा है? एक तरफ जो है सो मजदूरी घट रहा है, दूसरे तरफ कीमत बढ़ रहा है। मतलब जो है कि मजदूर बेचारा पिसा जाएगा, किसके बीच में? कीमतों के बढ़ने और मजदूरी के घटने के बीच में, ठीक है। अब जो है जब निर्वाह मजदूरी और घट जाता है तो श्रमिकों की माली हालत और खराब होने लगेगा, असमय लोग मरने लगेंगे, लोग अपना इलाज नहीं करवा पाएगा। नहीं, जब श्रमिकों का मौत होने लगेगा तो श्रमिकों की पूर्ति घट जाएगी, और जब श्रम की पूर्ति घट जाएगा तो पुनः जो मजदूरी है वो उसी लेवल में आ जाएगा। मतलब निर्वाह मजदूरी जो है, जो WW जो है वो हमेशा स्थिर रहेगा। क्लियर? यही था जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। इस डायग्राम से क्या क्या बातें सामने आया? पहला बात तो ये आया कि श्रम का जो पूर्ति है पूर्णतः लोचदार होता है। क्लियर? श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होता है। वेज रेट भी पूर्णतः लोचदार होता है, वेज रेट भी जो है स्थिर रहता है, ठीक। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। तरगो ने ये बात तो कह दिया, लेकिन इसका आलोचना क्या है? अगर आज के संदर्भ में 18वीं शताब्दी की बात हो, अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खामी निकल के आएगा। क्या क्या खामी निकल के आएगा बताइए? पहला चीज तो ये कहा कि जनसंख्या बढ़ेगा अगर, या श्रम की पूर्ति अगर बढ़ता है
तो क्या होगा, श्रम की पूर्ति बढ़ने से वेज रेट घटेगा। घटेगा। ये नहीं था हम्म, कि जैसे श्रम की पूर्ति अगर वेज रेट अगर बढ़ रहा है, वेज रेट बढ़ रहा है तो श्रम की पूर्ति क्या होगा, घट जाएगी। अगर जैसे तरगो महोदय ने ये कहा कि शुरू का सिचुएशन क्या था, शुरू की सिचुएशन पर जाइए। जनसंख्या शुरू का सिचुएशन तो ये था कि अगर निर्वाह स्तर से ज्यादा मजदूरी मिलने लगा तो ये होगा कि श्रमिक शादी करेगा, बच्चे बढ़ेंगे, श्रम बढ़ेगा, नहीं श्रम की पूर्ति बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन आज के संदर्भ में ये बात गलत है। कैसे? आज दुनिया के विकसित देशों का उदाहरण देखिए, जब मजदूरों का मजदूरी बढ़ रहा है तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ने से जनसंख्या कंट्रोल हो रहा है। दुनिया के विकसित देशों में आप देख लीजिए, वहां जनसंख्या बढ़ने की जगह में जनसंख्या घट रही है। ऐसा है कि नहीं? तो तरगो महोदय का ये बात तो यहाँ गलत होगी नहीं। दूसरा चीज है कि ये सिद्धांत श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता पर बल नहीं देता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी तो उनकी मजदूरी भी बढ़ेगा, ऐसा ये नहीं करता है। ठीक है, तो जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे हम लोग देख लिए। प्रतिपादक तरगो हैं। तरगो कहाँ के हैं? इंग्लैंड। तरगो कहाँ के? फ्रांस फ्रांस के। और प्रकृतिवादी हैं। फिर कब का सिद्धांत है? 18वीं शताब्दी का सिद्धांत है। कोई भी सिद्धांत देश और काल से प्रभावित होता है। अब इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक सिद्धांत आया मजदूरी का, वो सिद्धांत का मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। देखिए, जीवन स्तर सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी लेबर, किसी भी देश का लेबर, पहले सुन लीजिए, लिखिएगा, पहले समझ लीजिए बात कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी देश का लेबर एक निश्चित तरह का जीवन शैली जीने का आदी हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? अभी यहाँ भी देखिए, अलग अलग क्षेत्र के जो लेबर हैं वो अलग तरह का लाइफ स्टाइल जीने के आदी हो जाते हैं, नहीं? और जो लाइफ स्टाइल के आदी हो गए, अगर उतनी मजदूरी उनको दे दिया जाए तो बताइए वो सरवाइव कर जाएंगे कि नहीं? तो जीवन स्तर सिद्धांत यही है कि उन जीवन जीने की जो आदी हो गए हैं, ठीक है, जो अभ्यस्त हो गए हैं, कम से कम उतनी मजदूरी दे दिया जाए, ये जीवन स्तर सिद्धांत कहता है। ठीक है, और ये बात है कि जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत का ही एक संशोधित रूप है। कौन सा? जीवन स्तर सिद्धांत। ठीक है, ये भी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता की बात नहीं करता है। ये भी नहीं मानता है कि श्रमिक इतने सक्षम हो गए हैं, इतने एकजुट हो गए हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी चीजें हो, सामूहिक सौदेबाजी जैसी चीजें हो, ये भी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन ये कहता है कि मजदूर को इतनी मजदूरी दो जिससे कि वो अपना जीवन स्तर को, जो उसका जीवन स्तर है जिसका वो अभ्यस्त हो गया है, उसको वो मेंटेन कर सके। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों को तीसरा सिद्धांत जो देखना है वो है मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत। बताइए, प्रतिपादक कौन है? अवशेष अधिकारी सिद्धांत ये वाकर। वाकर, एकदम सही बात है। मजदूरी निर्धारण का तीसरा सिद्धांत हम लोग देखे, वाकर। कौन सा सिद्धांत था? मजदूरी का अवशेष सिद्धांत। अवशेष सिद्धांत। मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत। प्रतिपादक वाकर। वाकर। ये समझिएगा, वाकर महोदय ने दिया। जी। बड़ा सिंपल है, एक लाइन में है, समाप्त हो जाएगा। ये कहे कि जैसे उत्पादन हुआ जी, तो उत्पादन होने के बाद उत्पादन के सभी साधनों को मजदूरी देना पड़ेगा। जी जी। भूमि भी लगता है उत्पादन में, पूंजी भी लगता है, श्रम भी लगता है, संगठन भी लगता है। तो कुल उत्पादन में उत्पादन के अन्य साधनों को मजदूरी दे दिया जाए जी। कुल उत्पादन माइनस लगान माइनस ब्याज माइनस लाभ
क्लियर है? जी कुल उत्पादन में क्या घटाने बोला? माइनस लगान। उत्पादन के अन्य साधनों का पारिश्रमिक, जी जैसे भूमि को रेंट मिला, पूंजी को ब्याज मिला, साहसी को लाभ मिला, लाभ मिला। ये सभी को जब घटा दीजिए तो जो शेष बच जाएगा वही मजदूरी है। जी क्लियर? मजदूरी निकालने का एक सिंपल फंडा था वाकर का, क्या था? कुल उत्पादन में कुल उत्पादन में क्या घटाइए? लगान। कुल उत्पादन माइनस माइनस लाभ लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ। प्लस लाभ। अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? मजदूरी। 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 देखिए हम लोग अभी तक पहला सिद्धांत देखे जीवन निर्वाह सिद्धांत, दूसरा जीवन स्तर सिद्धांत। दोनों सिद्धांत से बहुत मायने में अच्छा था मजदूरी का अवशेष सिद्धांत। कैसे अच्छा था वो समझिए। ये श्रमिकों के सीमांत उत्पादकता को महत्व दिया। जी श्रमिकों के उत्पादकता की क्षमता को ये महत्व दिया। जी कैसे महत्व दिया? ये इनका मानना था, वाकर महोदय का मानना था कि मान लीजिए लेबर ज्यादा मेहनत करता है, जी ज्यादा मेहनत करता है लेबर, तो ज्यादा मेहनत करेगा तो उत्पादकता भी तो बढ़ेगी, कुल उत्पादन भी तो बढ़ेगा। जी और कुल उत्पादन में लगान ब्याज लाभ को जब घटा दिए तो जो शेषफल जो बचेगा वो ज्यादा बचेगा कि नहीं बचेगा? और जो ज्यादा बचेगा वो मजदूरों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? वाकर के मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत को दोनों सिद्धांतों से श्रेष्ठ क्यों माने? क्योंकि ये श्रमिकों के सीमांत उत्पादकता या श्रमिकों की उत्पादकता को महत्व दिया। ठीक है? मजदूरी निकालने का तरीका क्या था? कुल उत्पादन में लगान ब्याज और लाभ को घटा। क्लियर? अब चलिए हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं, लेकिन क्लास को समाप्त करने के पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे फिर से पूछ लेते हैं। ठीक है? बताइए मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। टॉजिंग बिल्कुल सही। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जेबी क्लार्क, प्रोफेसर वॉन ह्यूनन जेवंस। बताइए मजदूरी का कोष सिद्धांत। मजदूरी का सिद्धांत एडम स्मिथ। मजदूरी का कोष सिद्धांत एडम स्मिथ। पूर्ण रूप कौन दिया? जेएस मिल। मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत। अवशेष अधिकारी सिद्धांत वाकर। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत ये टॉर्जिंग नहीं वो टर्गो रिकार्डो भी और लेसन। क्लियर? याद होता है कि नहीं गीता? होता है। देखिए बार बार हम बोलते हैं रिवीजन जरूरी है।